मैं आर्यन हूँ और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी हड्डियों तक में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती है। यह सब एक साधारण निर्णय से शुरू हुआ। उन निर्णयों में से एक जिसे आप अपनी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा मानते हैं, लेकिन वह आपके जीवन का सबसे काला मोड़ बन जाता है। मुझे हमेशा प्रकृति से प्रेम रहा है, वहां की शांति और एकांत। इसलिए जब मुझे वह पुराना उजाड़ जंगल मिला तो मुझे लगा कि मुझे अपना खोया हुआ स्वर्ग मिल गया है। वहां तक कोई नक्शा नहीं जाता था और न ही कोई दिशा सूचक बोर्ड था। बस मैं था, मेरा बैग और एक सुनसान रास्ता जो सालों से अछूता लग रहा था। पेड़ इतने ऊंचे और आपस में उलझे हुए थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। प्रवेश करते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, एक ऐसी अस्वाभाविक ठंड जो गर्मी के मौसम से मेल नहीं खाती थी। मुझे महसूस हुआ कि जंगल मुझसे कह रहा है कि मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, लेकिन मैं वापस मुड़ने के लिए बहुत मूर्ख था। पहली रात मैंने एक सूखी नदी के किनारे डेरा डाला। वहां सन्नाटा भारी था, कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था और पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अपनी सांसें रोके हुए हैं। जब मैंने आग जलाई तो अंततः मुझे महसूस हुआ कि मैं वास्तव में कितना अकेला हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद कल वापस चला जाऊंगा, तभी अचानक मुझे सुनाई दिया एक बहुत ही धीमी चीख। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। एक महिला की आवाज मदद के लिए गुहार लगा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, शायद कोई शिकारी जानवर या हवा की सीटी। लेकिन फिर मैंने इसे दोबारा सुना। इस बार यह करीब था। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। मैं पेड़ों के झुरमुट में जितना गहरा जाता गया, आवाज उतनी ही धीमी होती गई, जैसे वह मुझसे दूर भाग रही हो। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां से मुझे आवाज आने का एहसास हुआ था, तो वहां कुछ भी नहीं था। बस पेड़ों के चारों ओर घनी धुंध लिपटी हुई थी। पूर्ण सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों लोग मुझे देख रहे हों। धीरे धीरे मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जब मैंने अपने तंबू की ओर लौटने की कोशिश की तो मैंने पाया कि रास्ता बदल गया था। वह पेड़ जिसे मैंने चिन्हित किया था अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक विशाल काला पत्थर खड़ा था। मेरा दिल गले तक आ गया। मैं चक्कर काट ही रहा था कि मुझे एक और चीख सुनाई दी। इस बार यह एक आदमी की आवाज थी, आतंक से भरी हुई, जैसे वह किसी चीज से भाग रहा हो। मैं आवाज की ओर भागा, लेकिन जितना मैं करीब पहुंचा, आवाज उतनी ही छोटी और कांपती हुई होती गई, यहाँ तक कि पूरी तरह से बंद हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये चीखें प्राकृतिक नहीं थीं। वे केवल ध्वनियां नहीं थीं, वे समय के टुकड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल किसी विशाल रिकॉर्डर की तरह हो, जिसने मुझसे पहले यहाँ आने वाले सभी लोगों की पीड़ा को कैद कर लिया हो और वह उसे मुझे सुना रहा हो। उस पूर्ण अंधकार में मुझे पेड़ों के हिलने का एहसास हुआ। चलते हुए नहीं, बल्कि जब मैं उन्हें नहीं देख रहा होता था तब वे अपनी जगह बदलते थे, जैसे मेरे पीछे हटने का रास्ता बंद कर रहे हों। हवा चलने लगी, लेकिन हवा की आवाज के भीतर मैंने हल्की फुसफुसाहट सुनी। हजारों गले एक साथ फुसफुसा रहे थे। उनमें से एक आवाज बाकी सबसे ज्यादा साफ थी। ठीक मेरे कान के पास एक ठंडी और बेजान आवाज ने कहा, तुम आखिरी हो जो बच सकते हो। मैं डर के मारे उछल पड़ा और अपनी टॉर्च घुमाई,
लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी टॉर्च के हिलने के साथ पेड़ों के तनों पर लंबी परछाइयां नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां मेरा मजाक उड़ा रही हों। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मुझे पता था कि अगर मैं बैठ गया तो फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, इस बार मेरे पैरों के नीचे से। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है आर्यन, मैंने यह सुना और मैं जम गया। उन्हें मेरा नाम पता था। यह कैसे संभव था? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस शापित जंगल को मेरा नाम कैसे पता चला? पेड़ अब इतने करीब थे कि मैं मुश्किल से गुजर पा रहा था। सूखी टहनियां हड्डियों वाले हाथों की तरह मेरे कपड़े पकड़ रही थीं और मेरी त्वचा को खरोंच रही थीं। मुझे लगा कि जंगल मेरी परीक्षा ले रहा है। यह देख रहा है कि टूटने से पहले मैं कितनी देर टिक सकता हूँ। चीखें फिर से शुरू हुईं, लेकिन इस बार वे एक साथ थीं। हजारों आवाजें हर एक अलग समय में खोई हुई अब मेरे कानों में गूंज रही थीं। अचानक मैं एक खुले स्थान पर पहुंचा। बीच में एक कटा हुआ गोल पेड़ का ठूंठ था। ठूंठ पर एक पुरानी कलाई घड़ी और खून से सनी एक ट्रेकिंग टोपी पड़ी थी। मैंने घड़ी की ओर देखा। उसकी सुइयां तेज गति से पीछे की ओर घूम रही थीं। जंगल के उस बिंदु पर समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। तभी मैंने एक और आवाज सुनी, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। वह मेरी अपनी आवाज थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह भविष्य के 10 साल बाद की हो या शायद 10 साल पहले की। मेरा दिमाग फटने वाला था। अगर वह मेरी आवाज थी तो फिर मैं कौन था? क्या मैं अभी उस आवाज को सुन रहा था या मैं वह आवाज था जिसे भविष्य में कोई और सुनेगा? जंगल मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था। आवाजें तेज हो गईं, एक ही वाक्य दोहराते हुए, यदि तुम नहीं सुनोगे तो तुम भी एक चीख बन जाओगे। मुझे अपना शरीर हल्का महसूस होने लगा, जैसे मेरे पैरों को अब जमीन महसूस नहीं हो रही थी। मैंने अपने हाथों की ओर देखा। वे धीरे धीरे पारदर्शी होते जा रहे थे। मैं अपनी हथेलियों के आर पार पेड़ों के तनों को देख पा रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। हवा में बस एक हल्की सी कंपन थी। असली आतंक कोई दानव नहीं था। असली आतंक यह महसूस करना था कि आप अब अस्तित्व में नहीं हैं। यह महसूस करना कि आप इस शापित जंगल के वातावरण में फंसी एक दर्दनाक याद मात्र हैं। जंगल मेरे मांस और खून का भूखा नहीं था। वह मेरी आत्मा को अपनी चीखों के संग्रह को पूरा करने के लिए ढूंढ रहा था। उसी क्षण मैंने दूर एक परछाई देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉर्च लेकर मेरी ओर आ रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं बच गया हूँ। मैं हाथ हिलाना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वे जितना करीब आते गए, मैं उतना ही कमजोर होता गया। जब वह व्यक्ति मुझसे कुछ कदम की दूरी पर पहुंचा, तो उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वे बस मेरे शरीर के आर पार निकल गए और अपने रास्ते पर चलते रहे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति मैं ही था, उस समय जब मैंने जंगल में प्रवेश किया था। और मैं वही चीख था जो मैंने उस पहली रात सुनी थी। मैं एक अनंत चक्र में फंस गया था। मैं ही वह चीख था जिसने मुझे मेरी मौत की ओर धकेला था। जंगल सचेत था और अब मैं उसकी चेतना का हिस्सा बन गया था। जब मैंने खुद को अपने ही शरीर के आर पार जाते हुए देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मुझ पर गिर गई है। वह आर्यन जो टॉर्च लेकर चल रहा था,
उसमें अभी भी बाहरी दुनिया की गंध थी। उसके पास अभी भी आशा थी। वह अभी भी सोच रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण ट्रेकिंग है। मैं हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वापस मुड़ जाओ, अभी वापस चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो, लेकिन मेरे हाथ धुएं की तरह थे। उसकी टॉर्च की रोशनी मेरे आर पार निकल गई और मेरे पीछे के पेड़ों पर एक परछाई डाली। मैं अब पदार्थ नहीं था, मैं सिर्फ एक कंपन था, एक ऐसे डर की गूंज जो अभी तक घटित नहीं हुआ था। जंगल मुझे सिखा रहा था कि यहाँ समय उनके उलझे हुए गोले की तरह है, न उसका कोई आदि है और न कोई अंत। जब मेरा वह स्वरूप दूर चला गया तो अंधकार फिर से गहरा हो गया, लेकिन इस बार यह अलग था। मुझे अब अपने ही कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह पूर्ण सन्नाटा नहीं था, बल्कि मेरे कानों में एक निरंतर भनभनाहट गूंज रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों कीड़े मेरी त्वचा के नीचे रेंग रहे हों। मेरी नजर पेड़ के ठूंठ पर पड़ी, उस खून से सनी टोपी पर पड़ी। इस बार करीब से देखने पर मैंने पाया कि वह टोपी मेरी नहीं थी। उस पर रोहन नाम कढ़ाई किया हुआ था। मुझे याद आया, रोहन 2 साल पहले इसी क्षेत्र में लापता हो गया था। मैंने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा था। तो रोहन भी मेरी तरह इस जंगली सुंदरता के झांसे में आ गया था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से से टकराने वाली वह ठंड हवा नहीं थी, वह किसी ऐसे व्यक्ति की जमी हुई सांस थी जिसके पास सालों से फेफड़े नहीं थे। मैं धीरे से मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे सामने पेड़ के तने पर छाल एक अजीब तरीके से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी की खाल के नीचे से कोई चेहरा उभर रहा हो। लकड़ी की जो आंखें खुली और मुझे देखा, वे दर्द से भरी हुई थीं। पेड़ के लकड़ी के होंठ हिले और उसी धीमी आवाज में जो मैंने पहले सुनी थी, फुसफुसाए, भागो। इससे पहले कि तुम्हारी जड़ें महसूस होने लगें, मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने ही पैरों की ओर देखा। मेरे ट्रेकिंग जूते अब दिखाई नहीं दे रहे थे। छोटी सांपों जैसी काली टहनियां मेरे टखनों पर लिपटी हुई थीं, मुझे जमीन की ओर खींच रही थीं। यह धरती केवल प्यासी नहीं थी, यह धरती भूखी थी, मेरी पहचान की भूखी थी। अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर मैंने अपने पैरों को जमीन से बाहर निकाला और दौड़ना शुरू किया। दिशा अब मायने नहीं रखती थी। मैं बस उस गोल खुले स्थान से दूर जाना चाहता था। लेकिन मैं जितना दौड़ता, पेड़ उतने ही ऊंचे होते जाते। उनकी टहनियां मेरे ऊपर एक गोथिक कैथेड्रल की छत की तरह आपस में जुड़ गईं, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। आवाजें वापस आ गईं। इस बार वे केवल चीखें नहीं थीं। वे रोना, घबराहट भरी हंसी और मिन्नतें थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हजारों लोगों की भीड़ के बीच से गुजर रहा हूं, हालांकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक आवाज ठीक मेरे कान के पास बोली, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें किसी ने नहीं ढूंढा? क्योंकि हम कभी खोए ही नहीं थे, हमें समाहित कर लिया गया था। दौड़ते हुए मैं एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा, लकड़ी की एक झोपड़ी जिसकी दीवारों पर गहरे हरे रंग की काई जमी थी। अंदर एक रोशनी जल रही थी, टूटी हुई खिड़कियों से एक हिलती हुई पीली रोशनी निकल रही थी। मेरे दिल में आशा की एक किरण जगी। शायद वहां कोई हो, शायद वह एक वास्तविक शरणस्थली हो। मैं दरवाजे की ओर भागा और मुक्के से खटखटाया। लकड़ी पर मेरे मुक्के के टकराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी,
जैसे मैं किसी विशाल नगाड़े को पीट रहा हूं। दरवाजा एक लंबी आह के साथ खुला। वहां से फफूंद और पुराने कागजों की गंध आ रही थी। झोपड़ी के अंदर एक लकड़ी की मेज थी और मेज पर एक खुली डायरी पड़ी थी। मैं आगे बढ़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे उस डायरी की ओर धकेल रही हो। वह लिखावट मुझे जानी पहचानी लगी, कांपती हुई और अनियमित। मैंने पढ़ा 43वां दिन। मैं अब अपनी खुद की आवाज को नहीं पहचान पा रहा हूं। जंगल मेरी यादों को दूसरों की यादों से बदल रहा है। आज सुबह मुझे लगा कि मेरा नाम ईशानी है, लेकिन जब मैंने अपने हाथों की ओर देखा तो मैंने अपने भाई के निशान देखे। आतंकित होकर मैंने डायरी के पन्नों को पलटा। अंतिम पन्ने खाली नहीं थे, वे लगातार बदलते नक्शों से भरे हुए थे। जंगल की पगडंडियों के नक्शे मानव शरीर की नसों की तरह बनाए गए थे। एक नक्शे के बीच में मैंने अपनी खुद की फोटो देखी, वही फोटो जो मैंने आज जंगल में प्रवेश करने से पहले अपने फोन से ली थी। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन जब मैंने गैलरी खोली तो मेरी सारी तस्वीरें गायब हो चुकी थीं। मेरी तस्वीरों की जगह इस जंगल के विभिन्न स्थानों पर ली गई अजनबियों की तस्वीरें थीं। सूखी नदी के किनारे खड़ा एक आदमी, तंबू लगाती एक महिला और एक पेड़ को देखता हुआ बच्चा। उन सभी में एक बात समान थी, उनकी आंखों में किसी काली चीज का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था जो किसी पोर्टल जैसा था। अचानक मेरे हाथ में फोन इतना गर्म हो गया कि मैं उसे छोड़ने पर मजबूर हो गया। जमीन को छूने से पहले ही फोन हवा में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल बाहरी दुनिया की किसी भी चीज को अपने साम्राज्य में रहने की अनुमति नहीं देता। मैं झोपड़ी से बाहर भागा। मैं वहां एक पल भी और नहीं रहना चाहता था। लेकिन जब मैं मुड़ा तो झोपड़ी वहां नहीं थी। वहां केवल एक विशाल और प्राचीन पेड़ था जिसकी टहनियां झोपड़ी की छत के अजीब आकार में मुड़ी हुई थीं। क्या मैं पूरे समय एक पेड़ के पेट के अंदर था? मैं पागल हो रहा था। जंगल मेरी आंखों के सामने वास्तविकता को कुचल रहा था। आवाजें फिर से फुसफुसाने लगीं, तुम देख रहे हो, तुम सच देख रहे हो, तुम्हारी आंखें अंधेरे की आदी हो रही हैं। मुझे अपनी त्वचा सख्त महसूस होने लगी। जब मैंने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा तो मुझे लगा कि मैं त्वचा के बजाय पेड़ के तने के खुरदरेपन को छू रहा हूं। मैं धीरे धीरे बदल रहा था। अचानक दूर एक रोशनी चमकी, एक नीली और ठंडी रोशनी। पिछली रोशनी के विपरीत यह रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चुंबक मेरी आत्मा को उस दिशा में खींच रहा हो। आवाजें एक साथ चिल्लाईं, मत जाओ, यह रास्ते का अंत है। लेकिन मेरे पैरों ने अब मेरी आज्ञा मानना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन एक कन्वेयर बेल्ट है जो मुझे उस नीली रोशनी की ओर ले जा रही है। पेड़ हट गए, रास्ता साफ कर दिया जैसे सैनिक किसी राजा के प्रवेश के लिए रास्ता बनाते हैं। जब मैं रोशनी के स्रोत तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वह एक विशाल गड्ढा था, एक गड्ढा जो एक के ऊपर एक रखे लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वे मरे नहीं थे। वे अभी भी सांस ले रहे थे, लेकिन उनके शरीर पेड़ों की जड़ों से बंधे हुए थे। वे जंगल की ऊर्जा के स्रोत थे। और अब उस गड्ढे के बिल्कुल बीच में एक खाली जगह मेरा इंतजार कर रही थी। उस भयानक गड्ढे के अंदर देखते हुए मुझे अपना पूरा शरीर जमता हुआ महसूस हुआ। वे लोग, या यूं कहें कि वे जीव जो कभी इंसान थे, उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई नजर नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं बहुत पहले ही शरीर छोड़ चुकी हों और केवल उनके भौतिक रूप इस शापित जंगल के लिए बैटरी के रूप में शेष बचे हों। मोटी और काली जड़ें बिजली के केबलों की तरह उनके मुंह और कानों से होकर गुजरती थीं और जमीन से जुड़ती थीं। हर बार जब उनमें से कोई एक सांस लेता तो मेरे पैरों के नीचे की पूरी जमीन कांप उठती। जंगल वास्तव में सांस ले रहा था, लेकिन वह अपने पीड़ितों के फेफड़ों के माध्यम से था। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर मिट्टी में धंस गए। वहां की मिट्टी दलदल जैसी नहीं थी, वह एक खुले मुंह की तरह थी जो मुझे धीरे धीरे निगल रही थी। आवाजें मेरे दिमाग में चिल्ला रही थीं। इस बार आवाजें दयालु नहीं थीं, वे कठोर और आक्रामक थीं। वे कह रही थीं, इसे पकड़ो, इसे मत जाने दो, वह खाली जगह इसकी है। मुझे जमीन के नीचे से हड्डियों वाले हाथों के उभरने और मेरे टखनों को पकड़ने का एहसास हुआ। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने एक पुराने पेड़ के तने को पकड़ लिया ताकि मैं खींच न जाऊं, लेकिन उसी क्षण पेड़ हिल गया और उसकी सख्त छाल फट गई। पेड़ की दरारों से डामर जैसा गाढ़ा और काला तरल निकला, जिसमें लोहे और खून की गंध आ रही थी। मैंने आतंक में अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह तरल मेरे कपड़ों पर गिरा और कपड़े को जलाने लगा। वह तेजाब जैसा लग रहा था। जब मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी मैंने एक अजीब बात देखी। उस गड्ढे में कैद उन सभी जीवों के बीच उनमें से एक हिला, एक लंबी दाढ़ी और फटे कपड़ों वाला आदमी जो स्पष्ट रूप से लंबे समय से यहाँ था। उसने कठिनाई से अपना सिर उठाया और मुझे देखा। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन मैंने अपने दिमाग में उसकी आवाज सुनी। उसने कहा, आर्यन, अपनी परछाई को ढूंढो। तुम्हारी परछाई ही एकमात्र चीज है जो अभी भी तुम्हारी है। मैंने आश्चर्य से जमीन की ओर देखा। मेरी टॉर्च जो जमीन पर गिर गई थी, एक धीमी रोशनी दे रही थी। मेरी परछाई जमीन पर थी, लेकिन मेरी परछाई कुछ और ही कर रही थी। जब मैं स्थिर खड़ा था, मेरी परछाई अपने दोनों हाथ हिला रही थी और उस दिशा की ओर इशारा कर रही थी जो पूर्ण अंधकार था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी परछाई अभी तक जंगल के नियंत्रण में नहीं आई थी। परछाई मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही थी। मैंने बिना सोचे समझे एक झटके में अपने पैरों को मिट्टी से बाहर निकाला और उस दिशा में भागा जहां मेरी परछाई इशारा कर रही थी। पेड़ मेरा रास्ता रोकने के लिए आपस में टकरा रहे थे। लकड़ी टूटने की आवाज जंगल में गोलियों की तरह गूंज रही थी। मैं भागा और अपने पीछे मैंने उस गड्ढे के गुस्से में दहाड़ने की आवाज सुनी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे वह मुझे जमीन से उठाकर वापस उसी खाली जगह पर फेंकना चाहती हो, लेकिन मैं केवल अपनी परछाई को देख रहा था। वह मेरे आगे दौड़ रही थी, ज्यादा तेज और ज्यादा सतर्क। अचानक मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां पेड़ खत्म हो गए और एक ऊंची पत्थर की दीवार मेरे सामने आ गई। यह एक बंद रास्ता था। मेरी सांस फूल रही थी और मुझे लगा जैसे मेरे फेफड़े गर्मी से जल रहे हों। मैं पीछे देखने के लिए मुड़ा, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे वहीं मर जाने की इच्छा पैदा कर दी। वे सभी पेड़ जिनसे मैं गुजरा था अब मेरी ओर रेंग रहे थे। वे अब पेड़ नहीं थे, वे विशाल जीव थे जिनके लकड़ी के पैर मुझे पकड़ने के लिए जमीन खोद रहे थे। मेरी परछाई पत्थर की दीवार पर पड़ी और चढ़ने लगी। मुझे लगा कि वह मुझसे कह रही है कि मुझे इस चट्टान पर चढ़ना होगा। पत्थर फिसलन भरे और ठंडे थे, लेकिन मैंने अपने नाखूनों को दरारों में गड़ा दिया और चढ़ना शुरू किया।
मैं जितना ऊपर चढ़ा, जंगल की आवाज उतनी ही धीमी होती गई, लेकिन एक नए डर ने उसकी जगह ले ली। पत्थरों के बीच से लंबे बाल निकले जो मेरी उंगलियों में लिपटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे यह पहाड़ भी लाशों से बना हो। जब मैं आधे रास्ते पहुंचा तो उन रेंगने वाले पेड़ों में से एक चट्टान के नीचे पहुंच गया। उसने एक कोड़े की तरह अपनी लंबी टहनी मेरी ओर फेंकी। टहनी मेरी कमर में लिपट गई और मुझे जोर से नीचे खींच लिया। मैं चिल्लाया, लेकिन इस बार मेरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी गहरे कुएं के तल से आ रही हो। मुझे वापस उसी गड्ढे में ले जाया जा रहा था। जब मैं आशा खो रहा था, तभी मेरी परछाई चट्टानों से अलग हो गई। वह एक स्वतंत्र प्राणी की तरह पेड़ की टहनी की ओर झपटी और अपने काले हाथों से टहनी को पकड़ लिया। परछाई और टहनी के बीच एक बैंगनी रंग की चिंगारी पैदा हुई और पेड़ ने एक दर्दनाक कराह के साथ मुझे छोड़ दिया। मैंने फिर से चढ़ना शुरू किया। अंततः मैं चट्टान के किनारे पहुंचा और खुद को जमीन पर पटक दिया। चट्टान के दूसरी ओर चांदनी में चमकता हुआ एक विशाल मैदान था। मुझे लगा कि मैं बच गया हूं, लेकिन जब मैं मैदान को देखने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि वहां न घास थी और न ही फूल। पूरा मैदान टूटे हुए शीशों से ढका हुआ था। हजारों शीशों के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। जब मैंने शीशों में देखा तो मैंने अपने हजारों प्रतिबिंब देखे, लेकिन उनमें से कोई भी अभी के मेरे जैसा नहीं लग रहा था। एक में मैं बूढ़ा था, दूसरे में बच्चा और तीसरे में मैं इंसान ही नहीं था। मैं उन्हीं पेड़ों में से एक था। जंगल मुझे चट्टान के नीचे से पुकार रहा था। इस बार आवाजें अब फुसफुसा नहीं रही थीं। वे मुझे मेरी माँ की आवाज में पुकार रही थीं, आर्यन घर आओ, ठंड है, हमारे पास यहाँ आ जाओ। मेरे आंसू बह निकले। मुझे पता था कि यह एक चाल थी, लेकिन मेरा दिल फटा जा रहा था। मैंने अपनी परछाई की ओर देखा। वह मेरे पास रुक गई थी, लेकिन अब हिल नहीं रही थी। वह भी शीशों को देख रही थी। अचानक मैंने देखा कि मेरी परछाई अब काली नहीं रही। वह धूसर ग्रे हो रही थी। वह गायब हो रही थी। अगर मैंने अपनी परछाई खो दी तो मेरे पास सच्चाई को पहचानने का कोई तरीका नहीं बचेगा। मैंने अपना पैर शीशे के पहले टुकड़े पर रखा। उसके टूटने की आवाज हड्डियों के कुचले जाने की आवाज जैसी थी। शीशों पर रखे अपने हर कदम के साथ मैं अपनी एक याद खो रहा था। मैं भूल गया कि आज कौन सा दिन है। अगला कदम, मैं भूल गया कि मैं इस जंगल में क्यों आया हूं। तीसरा कदम, मेरी माँ का नाम मेरे दिमाग से मिट गया। मैं खाली होता जा रहा था। जंगल मुझे अंदर से मिटा रहा था ताकि वह मुझे खुद से भर सके। मैं एक खाली पात्र बनता जा रहा था, एक अनंत चीख में बदलने के लिए तैयार। उन टूटे हुए शीशों पर चलने के हर कदम के साथ मैं अपने अस्तित्व का एक हिस्सा पीछे छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह शीशों का मैदान मेरा दिमाग हो जो अब जमीन पर बिखरा हुआ है। शीशों के नुकीले किनारों ने मेरे जूतों के तलवों को काट दिया, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। दर्द तभी समझ आता है जब आपको याद हो कि आपका शरीर क्या है, लेकिन मैं तो स्पर्श की संवेदना भी खो रहा था। मैंने अपने पैरों के नीचे एक शीशे की ओर देखा। उसमें प्रतिबिंब कांप उठा और मेरे अपने चेहरे की जगह मैंने उस गड्ढे के कैदी आदमी का चेहरा देखा। वह मेरी ओर मुस्कुरा रहा था, एक बिना दांतों वाली ठंडी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा स्वागत कर रहा हो।
मेरे पीछे जंगल की आवाज की लहरें अब एक विशाल दीवार की तरह खड़ी हो गई थीं। पेड़ अब चट्टान के नीचे नहीं थे, वे पत्थर की दीवार पर चढ़ रहे थे। पत्थर पर लकड़ी के रगड़ने की आवाज ऐसी थी जैसे ब्लैकबोर्ड पर नाखून हो, लेकिन 1000 गुना ज्यादा तेज। मैं मुड़ा और देखा कि पहला पेड़ चट्टान के किनारे तक पहुंच गया था। उसने शीशों के मैदान पर अपनी लंबी काली टहनियां फैला दी। जैसे ही उसकी टहनी ने शीशों को छुआ, शीशों के प्रतिबिंब चिल्ला उठे। शीशे का हर टुकड़ा किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा थी जिसे जंगल ने पहले निगल लिया था और अब वह उसे फर्श के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। मेरी परछाई अब बहुत हल्के धूसर रंग की हो गई थी और जमीन पर घुटनों के बल गिर गई थी। वह गायब हो रही थी और उसके जाने के साथ मुझे अपना वजन बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण मेरे लिए 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया हो। मेरे हर कदम के साथ मेरा पैर उन शीशों में और गहरा धंस रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि शीशे अब ठोस नहीं थे, वे पारे मरकरी की तरह पिघल रहे थे। मेरे पैर टखनों तक एक चांदी जैसे और ठंडे तरल में धंस गए। यह तरल यादें थीं, ठंडी और भूली हुई यादें। मेरी माँ की आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार गुस्से के साथ। उसने कहा, वापस क्यों नहीं आते? तुम विरोध क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं देखते कि हम सब यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि मेरी ओर रेंगते हुए पेड़ों में से एक की आकृति अजीब थी। उसका तना एक महिला के शरीर जैसा था और उसकी टहनियां हवा में लंबे बालों की तरह लहरा रही थीं। वह पेड़ मेरी माँ की आवाज में बात कर रहा था। एक सिहरन मुझ में दौड़ गई। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन चांदी जैसा पारा मेरे घुटनों तक पहुंच गया था। उसी क्षण जब मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया है, मैंने मैदान के बीच में एक बड़ा शीशा खड़ा देखा। बाकी शीशों के विपरीत यह टूटा हुआ नहीं था। एक लंबा आदमकद शीशा जिसका सुनहरा फ्रेम इस बंजर भूमि में चमक रहा था। मेरी धूसर परछाई ने अपनी अंतिम कोशिश के साथ उस शीशे की ओर रेंगकर उसके फ्रेम में गायब हो गई। जैसे ही मेरी परछाई शीशे में दाखिल हुई, मेरे पैरों के नीचे का पारा सूख गया और ठोस जमीन बन गया। मुझे एहसास हुआ कि वह शीशा ही इस मायाजाल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। मैं भागा। पेड़ अब मुझसे केवल कुछ कदम दूर थे। उनकी लंबी टहनियां हवा में कोड़ों की तरह लहरा रही थीं, मेरे पैरों के नीचे के शीशों को तोड़ रही थीं। जब मैं आदमकद शीशे से कुछ कदम की दूरी पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि शीशे में जो तस्वीर थी वह बाहरी दुनिया में मेरे अपने कमरे की थी। मैंने अपना बिस्तर, अपनी किताबें और सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की देखी। वहां मैं सुरक्षित था। वह सच था। लेकिन शीशे के ठीक सामने एक प्राणी खड़ा था। वह प्राणी पेड़ों जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बिना किसी निश्चित आकार के काले धुएं का एक पुंज था, लेकिन उसके शरीर पर हजारों आंखें खुल और बंद हो रही थीं। वह इस द्वार का रक्षक था। उस काले प्राणी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम रहा हो। वह मुझे जाने नहीं दे रहा था। पेड़ मेरे पीछे रुक गए और उन्होंने मेरे चारों ओर एक घेरा बना लिया। उन्होंने अब हमला करना बंद कर दिया था, बस देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे यह देखने का इंतजार कर रहे हों कि मैं कैसे आत्मसमर्पण करूंगा। काले रक्षक ने फुसफुसाया,
एक ऐसी आवाज जो इतिहास की गहराइयों से आती हुई लग रही थी, बाहर जाने के लिए तुम क्या कीमत चुकाओगे, आर्यन? यहाँ से कोई भी मुफ्त में नहीं गुजरता। मैंने अपने हाथों की ओर देखा। वे अब पारदर्शी नहीं थे, लेकिन वे काले होते जा रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि कीमत क्या चुकानी होगी। अगर मैं वापस जाना चाहता हूं, तो मुझे अपने अस्तित्व का एक हिस्सा यहाँ छोड़ना होगा। मुझे वह देना होगा जिसके लिए जंगल हमेशा प्यासा रहता है, मेरा दिल नहीं। जंगल कुछ ज्यादा कीमती चाहता था। वह महसूस करने की क्षमता चाहता था। अगर मैं यहाँ से गुजर गया तो मैं फिर कभी प्यार या खुशी या यहाँ तक कि डर भी महसूस नहीं कर पाऊंगा। मैं एक मशीन बन जाऊंगा जो केवल जीवित है, लेकिन जीवन नहीं जीती। काले रक्षक और करीब आ गए। उसके शरीर की आंखों ने एक साथ मुझे देखा। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे सीने से बाहर खींची जा रही है। वह पेड़ जो मेरी माँ जैसा लग रहा था, उसने कोमलता से कहा, यहीं रुक जाओ आर्यन। यहाँ कोई दर्द नहीं है। यहाँ केवल चीखें हैं, और चीखने का मतलब है जीवित होना। अगर तुम चले गए तो तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे। संदेह मेरे पूरे अस्तित्व में भर गया। क्या? भावनाओं के बिना जीवन इस जंगल में भावनाओं के साथ मरने से बेहतर होगा। उसी क्षण शीशे में तस्वीर बदल गई। मैंने देखा कि वह आर्यन जो मेरे शरीर के आर पार निकल गया था, अब अपना तंबू समेट रहा था और मुस्कुराहट के साथ जंगल के निकास की ओर चल रहा था। वह आर्यन अभी भी वही आर्यन था जो सब कुछ महसूस करता था। मुझे एहसास हुआ कि जंगल ने मुझे दो हिस्सों में बांट दिया था। जो भाग निकला था वह मेरे उज्ज्वल और आशावादी पक्ष का हिस्सा था, और जो यहाँ था वह मेरे अस्तित्व के सभी डर और बुराइयां थीं। जंगल मुझे यहाँ रखना चाहता था क्योंकि मैं उसके अंधकार के लिए बेहतर भोजन था। अपनी पूरी गला फाड़ देने वाली चीख के साथ मैंने खुद को काले रक्षक की ओर झोंक दिया। मैंने अपना हाथ उस धुएं के पुंज में गाड़ दिया। वह एक अजीब एहसास था, जैसे अपना हाथ पिघलती हुई बर्फ में गाड़ना। वह काला प्राणी कांप गया और उसकी आंखें एक एक करके बंद होने लगी। मैं उसके शरीर के बीच से गुजरा और शीशे की ओर कूद गया। शीशे के कांच से टकराने से ठीक पहले मुझे महसूस हुआ कि एक टहनी ने पीछे से मेरा टखना पकड़ लिया है और जोर से खींच रही है। मेरा आधा शरीर वास्तविक दुनिया में था और आधा जंगल के चंगुल में। इन दो दुनियाओं के बीच मुझे लगा कि मुझे दो हिस्सों में फाड़ा जा रहा है। पेड़ों की सामूहिक हंसी की आवाज आखिरी चीज थी जो मैंने सुनी। वे मुझे मारना नहीं चाहते थे, वे बस मेरे एक हिस्से को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। दबाव इतना ज्यादा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ही बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर और कांपता हुआ। खिड़की से सूरज चमक रहा था और गौरैया की आवाज आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि सब एक सपना था। लेकिन जब मैंने उठने के लिए चादर हटाई तो मैंने देखा कि मेरा दाहिना टखना त्वचा के बजाय सख्त और काली पेड़ की छाल की एक परत से ढका हुआ था। और उससे भी बदतर, जब मैंने कमरे के शीशे में देखा तो मुझे कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। मैं वापस आ गया था, लेकिन बिना परछाई के और बिना उस दिल के जो दोबारा धड़क सके। मैं बिस्तर पर बैठ गया और उस पैर को देखने लगा जो अब इंसान के पैर जैसा नहीं लग रहा था। काली और खुरदरी पेड़ की छाल मेरे टखने पर जम गई थी और मैं उसे नाखूनों से जितना भी खुरचता, मुझे दर्द महसूस नहीं होता था। मेरे कमरे का सन्नाटा,
जो मुझे हमेशा सुकून देता था, अब मेरे सीने पर एक भारी बोझ की तरह दबाव डाल रहा था। मैं चेहरा धोने के लिए उठा, लेकिन जब मैं बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मेरी सांसें थम गईं। मैं वहां नहीं था। मेरे पीछे की दीवार, सफेद टाइलें और हुक पर लटकी हुई तौलिया शीशे में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जहां मेरा चेहरा होना चाहिए था वहां केवल एक खाली और धुंधली जगह थी। मैंने अपना प्रतिबिंब उसी जंगल में छोड़ दिया था। पहले कुछ दिनों तक मैंने इसे स्वीकार करने की कोशिश की। मैं खुद से कहता था कि जीवित होना ही काफी है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मुझे एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया अब वैसी नहीं रही। जब मैं सड़क पर चलता था तो लोगों की आवाजें मुझे रेडियो के शोर जैसी लगती थीं। मैं उन्हें हंसते, रोते या बहस करते देखता था, लेकिन मुझे उनके लिए कुछ महसूस नहीं होता था, न दया, न गुस्सा और न ही खुशी। मेरे सीने में दिल पत्थर के एक ठंडे टुकड़े जैसा था जो केवल कर्तव्य के कारण मेरी नसों में खून पंप कर रहा था। लेकिन असली आतंक रात में आता था। जब मैं आंखें बंद करता था तो मेरे कानों में पेड़ों के बीच से हवा की आवाज गूंजती थी। वे चीखें जिन्हें मैंने शुरू में अजनबियों की समझा था, अब और साफ होने लगी थीं। उनमें से एक आवाज हर रात मेरा नाम पुकारती थी, आर्यन, वापस आओ, तुम्हारा दूसरा आधा हिस्सा यहां जम रहा है। एक रात इन फुसफुसाहटों से तंग आकर मैं उठा और अपने लकड़ी के पैर की ओर देखा। मेरे अविश्वास के लिए मैंने देखा कि काली छाल और ऊपर चढ़ गई थी और अब मेरे घुटने के नीचे तक पहुंच गई थी। मेरी त्वचा से छोटी और बारीक टहनियां निकल आई थीं और मेरी जांघ की ओर बढ़ रही थीं। मैं अंदर से लकड़ी में बदल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जिस सौदे की बात काले रक्षक ने की थी वह कोई खत्म हुआ सौदा नहीं था, वह एक प्रक्रिया थी। जंगल ने मुझे आजाद नहीं किया था, बल्कि एक परजीवी की तरह उसने मेरे शरीर में अपने अस्तित्व का एक हिस्सा रोक दिया था ताकि वह मुझे दूर से नियंत्रित कर सके। मैं फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था जब मेरा हाथ ठंडे पानी की बोतल को छू गया। बोतल की ठंडक के स्पर्श से मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी। मैं जंगल देख रहा था, लेकिन अपनी आंखों से नहीं, बल्कि वहां कैद मेरे अस्तित्व के उस आधे हिस्से की आंखों से। मैंने खुद को उसी शीशों के मैदान के बीच खड़ा देखा, लेकिन अब मेरा कोई मानवीय रूप नहीं रह गया था। मैं एक छोटा काला पौधा बन गया था जिसकी जड़ें उस चांदी जैसे पारे में धंसी हुई थीं। वह पौधा कष्ट में था। हर बार जब हवा चलती मेरी कमजोर टहनियां टूट जाती और मैं अपने दिमाग में अपनी ही चीख सुनता। आतंकित होकर मैंने बोतल छोड़ दी। मुझे एहसास हुआ कि जब तक मेरा वह हिस्सा उस सुनसान जंगल में कैद रहेगा, मैं कभी भी सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाऊंगा। वह जंगल मेरे दूसरे आधे हिस्से के दर्द से पोषण ले रहा था ताकि वह वास्तविक दुनिया में फैल सके। मैंने अपने घर की ओर देखा। दीवार के कोने में, जहां लैंप की परछाई पड़ रही थी, वॉलपेपर पर काले धब्बे पड़ गए थे जिनसे गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। फूलदान में फूल सूखने के बजाय काले पड़ रहे थे और अजीब आकृतियां ले रहे थे। जंगल मेरे जरिए इस शहर में प्रवेश कर रहा था। मुझे कुछ करना था। मैं उस अंधकार को मानवीय दुनिया में रास्ता खोजने की अनुमति नहीं दे सकता था। मुझे झोपड़ी की वह डायरी याद आई। उस आदमी ने लिखा था कि जंगल यादों को बदलता है। शायद जंगल को धोखा देने का कोई तरीका हो। अगर मैं एक झूठी याद बना सकूं,
एक ऐसी याद जो इतनी मजबूत और भावनाओं से भरी हो कि जंगल मेरी असली आत्मा के बजाय उसे निगल ले, तो शायद मैं अपने आधे हिस्से को आजाद कर सकूं। लेकिन जब आपके दिल में पहले से ही कोई एहसास न बचा हो तो आप कुछ कैसे महसूस कर सकते हैं। मेरी मेज की दराज में मुझे मेरी माँ की एक पुरानी फोटो मिली। मैंने एकटक उसके चेहरे को देखा। मैंने उसके आलिंगन की गर्माहट, चमेली के इत्र की उस गंध को याद करने की कोशिश की जो वह हमेशा लगाती थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस कागज की एक सपाट तस्वीर। मेरे पैर की काली छाल अब मेरी कमर तक पहुंच गई थी। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी सख्त होती महसूस हुई, जैसे मेरे कशेरुक आपस में जुड़ रहे हों। मेरा समय खत्म हो रहा था। अगर मैं पूरी तरह से पेड़ में बदल गया तो कोई वापसी नहीं होगी। उसी समय घर के बाहर से एक चीख सुनाई दी। वह एक बच्चे की आवाज थी जो गिर गया था और रो रहा था। एक पल के लिए, बस एक मिलीसेकंड के लिए, मैंने अपने सीने में एक हल्की सी टीस महसूस की, सहानुभूति का एक बहुत दूर का एहसास। तभी मुझे एहसास हुआ, जंगल मेरी सारी भावनाओं को नहीं ले गया था, बस उसने उन्हें एक विशाल बांध के पीछे कैद कर दिया था। मुझे उस बांध को तोड़ना था। मैं जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। मैंने उस जंगल के सबसे भयानक क्षण, उस गड्ढे के बारे में सोचने की कोशिश की। उससे भागने के बजाय मैंने खुद को स्वेच्छा से उस गड्ढे में प्रवेश करते हुए कल्पना की। मैंने उन काली जड़ों को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दी। अपने दिमाग में मैंने खुद को पूरी तरह से जंगल को सौंप दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक विशाल दर्द ने मेरे पूरे अस्तित्व को अपनी चपेट में ले लिया। यह दर्द वास्तविक था। यही जंगल चाहता था। मैं अपनी खुद की पीड़ा से जंगल को जहरीला बना रहा था, क्योंकि होशपूर्वक चुनी गई पीड़ा डर के कारण होने वाली पीड़ा से अलग होती है। मैं अपने घर की दीवारों को कांपते हुए सुन सकता था। मेरे शरीर की काली छाल फटने लगी। उन दरारों से एक काला और बदबूदार तरल निकला। मैं जंगल के उस परजीवी हिस्से को बाहर निकाल रहा था, लेकिन जंगल स्थिर नहीं रहा। हवा के झोंकों ने कमरे को भर दिया और खिड़कियां हिंसक रूप से खुलने और बंद होने लगीं। कालीन से काल्पनिक पेड़ों के तने निकल आए और उनकी टहनियां मेरे गले की ओर बढ़ गईं। वे मेरी आवाज को काटना चाहते थे ताकि मैं इस पीड़ा को चिल्ला न सकूं। उसी उथल पुथल के बीच मैंने खुद को फिर से उसी शीशों के मैदान में देखा। वह छोटा काला पौधा अब कांप रहा था। मैं उसकी ओर भागा। इस बार मैं वह था जिसकी कोई परछाई नहीं थी, और पौधा वह था जो जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना हाथ उसके पतले तने के चारों ओर लपेटा और अपनी पूरी ताकत से खींचा। मेरे पैरों के नीचे की जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और वह काला रक्षक फिर से दिखाई दिया। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा था। वह गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि मैं वह चीज ले जा रहा था जिसे उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए उसकी है। वह काला रक्षक अपने शरीर पर मौजूद उन हजारों आंखों के साथ मेरी ओर झपटा। हर बार जब वह पलक झपकता, मुझे महसूस होता कि मेरा दिमाग एक हिस्सा फड़क रहा है, जैसे वह अपनी नजर से मेरी यादों को भेदना चाहता हो। लेकिन मैं अब वह कमजोर और भगोड़ा व्यक्ति नहीं था। मैंने अपना हाथ, जो अब मांस और लकड़ी का मिश्रण था, उस छोटे काले पौधे के तने पर कस लिया और अपने पूरे अस्तित्व के साथ दहाड़ा। यह चीख जंगल की बाकी चीखों से अलग थी। यह उस व्यक्ति की चीख थी जो फिर से अपना मालिक बनना चाहता था।
एक अचानक झटके के साथ मैंने उस पौधे को उस चांदी जैसे पारे के दिल से बाहर निकाल लिया। जैसे ही जड़ें जमीन से अलग हुई, शीशों का मैदान टूट गया और पत्थर से टकराए कांच की तरह ढह गया। मैं और वह पौधा एक अंधेरे शून्य में गिर गए। वह काला रक्षक भी हमारे साथ था, पानी में फैलते स्याही के धब्बे की तरह। वह हमारे आसपास के स्थान को काला कर रहा था। उसने फुसफुसाया, क्या तुम्हें लगा कि यह इतना सरल है? तुम अपनी जड़ें पीछे छोड़ आए हो आर्यन। तुम कभी पूरे नहीं हो पाओगे। जब मैं जमीन से टकराया तो मैं अब उस मैदान में नहीं था। मैं पहले भाग वाले उसी गोल खुले स्थान में था, उसी कटे हुए पेड़ के ठूंठ के पास। लेकिन कुछ बदल गया था। हवा अब ठंडी नहीं थी, वह गर्म और दम घोंटने वाली थी। मेरे हाथ में वह पौधा धड़कने लगा। वह अब लकड़ी नहीं था, वह एक दिल में बदल रहा था, एक बड़ा और काला दिल जिसकी नसें सांपों की तरह मेरे हाथ के चारों ओर लिपटी हुई थीं। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा वास्तविक दिल था जिसे जंगल ने मोहित कर लिया था। खुले स्थान के चारों ओर के पेड़ करीब आने लगे। वे अब चल नहीं रहे थे, बल्कि लकड़ी के समुद्र की लहरों की तरह वे जमीन पर रेंग रहे थे और मेरे लिए जगह कम कर रहे थे। हल्की चीखें फिर से उठने लगीं, लेकिन इस बार वे मदद के लिए नहीं थीं, वे चेतावनी दे रही थीं। वह आ रहा है, दिल को छुपा लो। आपस में उलझे हुए पेड़ों के बीच से एक ऐसा प्राणी निकला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक विशाल हिरन जैसा लग रहा था, लेकिन सिर के बजाय उसका मानव कंकाल था और सींगों के बजाय उसके सिर के ऊपरी हिस्से से सैकड़ों हड्डियों वाले हाथ निकल रहे थे। वह जंगल की आत्मा थी, वही काला सचेत मन जो इन वर्षों से पीड़ितों को ले जा रहा था। वह प्राणी अपने हर कदम के साथ जमीन को काला और जला हुआ बना देता था। मैंने धड़कते हुए दिल को अपने सीने के खिलाफ दबाया, ठीक उसी जगह जहां उसे होना चाहिए था। दर्द ऐसा था जैसे वे लाल गर्म कील के साथ मेरी पसली खोल रहे हों। जंगल की आत्मा रुकी और उसके सिर के वे सैकड़ों हाथ कांपने लगे। उस कंकाल से जो आवाज निकली वह हजारों सूखी टहनियों के एक साथ टूटने जैसी थी। उसे लौटा दो जो मेरा है, नश्वर। तुम एक चीख से बढ़कर कुछ नहीं हो, एक मूल्यहीन गूंज। दर्द में कराहते हुए मैं खड़ा हो गया। मेरे शरीर की काली छाल पिघल रही थी और डामर की तरह जमीन पर गिर रही थी। मैंने कहा, मैं कोई चीख नहीं हूं, मैं वही कुल्हाड़ी हूं जो तुम्हारी जड़ों को काटेगी। जंगल की आत्मा यह सुनकर मेरी ओर झपटी। उसके हड्डियों वाले हाथों ने दोबारा मेरे सीने से मेरा दिल निकालने के लिए हवा को चीर दिया। उससे ठीक पहले कि वह मुझ तक पहुंचता, मुझे पेड़ के ठूंठ पर रखी वह घड़ी याद आई। उसकी सुइयां अभी भी पीछे की ओर घूम रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि जंगल अपनी शक्ति अतीत से, लोगों के पछतावे और कड़वी यादों से लेता है। मुझे समय को रोकना था। मैं घड़ी की ओर झपटा और अपने मुक्के से उसके कांच को तोड़ दिया। कांच टूट गया और सुइयां हिलना बंद हो गई। एक पल में सब कुछ जम गया। जंगल की आत्मा हवा में लटकी रह गई और उसके हड्डियों वाले हाथ मेरे चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गए। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था, एक विशाल और भारी सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा मेरा नहीं था, यह जंगल का था जो सदमे में था। मैंने अवसर का लाभ उठाया और अपने दिल को अपने सीने में पूरी ताकत से दबाया। अचानक मेरे सीने से एक सफेद और जलती हुई रोशनी निकली। यह रोशनी सूरज की नहीं थी, बल्कि उन सभी भावनाओं की थी जिन्हें मैंने वर्षों से
दबा रखा था। प्यार, नफरत, डर, खुशी, सब एक साथ एक विशाल विस्फोट की तरह मेरे शरीर से बाहर निकल आए। पेड़ जलने लगे, लेकिन आग से नहीं बल्कि रोशनी से। वे भावनाओं के इस वेग को सहन नहीं कर सके। जब रोशनी कम हुई तो मैं अकेला था, एक जले हुए और धूसर जंगल के बीच में। अब चीखों का कोई निशान नहीं था। जमीन अब धड़क नहीं रही थी और पेड़ अब हिल नहीं रहे थे। लेकिन जब मैंने अपने हाथों की ओर देखा तो मैंने देखा कि मैं पारदर्शी बना हुआ हूं। मैं अभी भी एक आत्मा था। मुझे एहसास हुआ कि विस्फोट ने मुझे नहीं बचाया था, बल्कि केवल जंगल को नष्ट किया था। मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। मैं मुड़ा और वास्तविक आर्यन को देखा, जिसके पास एक प्रतिबिंब और परछाई थी। वह जंगल के किनारे खड़ा आश्चर्य के साथ इस खंडहर को देख रहा था। वह सुरक्षित था, वह बच गया था, और मैं उसके अस्तित्व का वह हिस्सा था जो उसे बचाने के लिए यहाँ रह गया था। मैं इन राख का रक्षक बन गया था। वह अकेला ट्रेकर और करीब आ रहा था। मैं उसे धुंध की पतली परतों के पीछे से देख रहा था, जहां अब मौत की गंध नहीं थी, बल्कि राख और इंतजार की गंध थी। वह जिज्ञासु आंखों वाला एक युवक था, ठीक पहले दिन के मेरे जैसा। उसे पता नहीं था कि उसने एक ऐसी जगह प्रवेश किया है जहां समय पुरानी फटी चादर की तरह फटा हुआ था। मैं चिल्लाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वापस मुड़ जाओ, यह खोई हुई आवाजों का घर है, लेकिन मेरी आवाज अब केवल जली हुई पत्तियों की कंपन थी। जैसे ही वह खुले स्थान के केंद्र में पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि जमीन ने फिर से सोखना शुरू कर दिया है, उस पिछले जंगली शक्ति के साथ नहीं, बल्कि एक भूखे प्राणी की तरह जो अभी अभी जागा हो। वे काली जड़ें जिन्हें मैंने सोचा था कि मैंने जला दी हैं, सफेद राख के नीचे से बाहर आ गईं। वे गर्मी की तलाश करने वाले अंधे सांपों की तरह थीं। ट्रेकर रुक गया। उसने भी पहली रात के मेरे जैसा एक फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इस बार वह आवाज मेरी आवाज थी। वह मैं ही था जो उसके अवचेतन में चिल्ला रहा था, भागो। लेकिन भागने के बजाय वह मुस्कुराया। उसने अपने हेडफोन उतारे और अपने चारों ओर देखा। उसके लिए यह जंगल बस एक अछूता और थोड़ा अजीब स्थान था। उसे पता नहीं चला कि उसकी परछाई जमीन पर कांपने लगी है। मैं, जो अब इस जंगल के शरीर में एक भटकती हुई आत्मा था, मुझे एहसास हुआ कि जंगल को जीवित रहने के लिए मेरी जरूरत है। वह मुझे अपने नए चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वह चाहता था कि मैं वह आवाज बनूं जो अगले पीड़ितों को अंधकार की गहराइयों तक ले जाए। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के जो हिस्से अभी भी पारदर्शी थे, वे काले हो रहे थे। जंगल मेरी यादों को उसकी भूख की आग में पेट्रोल की तरह डाल रहा था। अचानक ट्रेकर उसी कटे हुए पेड़ के ठूंठ की ओर बढ़ा जहां मैं बैठा था। वह सीधे मेरे आर पार निकल गया। मुझे उस तीव्र ठंड का एहसास हुआ जिसने उसके शरीर में एक कंपन पैदा कर दी। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, यहाँ अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? उसने जले हुए पेड़ों की फोटो लेने के लिए अपना कैमरा निकाला। मैं उसके कैमरे के लेंस के सामने खड़ा हो गया। मैं चाहता था कि मेरी तस्वीर उसकी फोटो में आए, शायद इस तरह उसे एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। जब उसने कैमरे का शटर दबाया तो फ्लैश की एक धीमी रोशनी निकली। एक पल के लिए कैमरे की छोटी स्क्रीन पर उसने मेरा चेहरा देखा,
एक ऐसा चेहरा जो आधा इंसान था और आधा पेड़ की छाल की तरह फटा हुआ। वह जम गया। कैमरा उसके हाथ से राख पर गिर गया। आतंक उसकी आंखों में झलक रहा था। अब उसे भी पेड़ों की भारी नजर महसूस हो रही थी। काली जड़ें ज्यादा तेज गति से उसके पैरों की ओर रेंगने लगी। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन गलत दिशा में। वह सीधे उसी गड्ढे की ओर जा रहा था जहां से मैं निकला था। मैं इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दे सकता था। अगर वह भी कैद हो गया तो जंगल फिर से ताकत हासिल कर लेगा और मैं इस धूसर शरीर में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। अपनी बची हुई इच्छा शक्ति के साथ मैंने हवा को गति दी। मैंने जमीन से राख उड़ाई और उसे उसके रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रुक गया। मैं उसके सामने प्रकट हुआ, किसी दानव की तरह नहीं, बल्कि पहले दिन के आर्यन की तरह। मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने कांपते हुए मेरे हाथ की ओर देखा। मेरा हाथ अब पारदर्शी नहीं था, वह कोयले की तरह काला था। उसी क्षण जमीन के नीचे से एक दहाड़ उठी। वह कंकाल वाली आत्मा मरी नहीं थी, वह फिर से पनपने के लिए निचली परतों में छुप गई थी। ट्रेकर के नीचे की जमीन ने अपना मुंह खोला। एक तेज हरकत के साथ मैंने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। वह जमीन पर लुढ़का और आतंक के साथ मुझे देखा। मैंने उसे चट्टानों की ओर, शीशों के मैदान की दिशा में इशारा किया। जंगल की आत्मा राख से बाहर निकली। वह इस बार ज्यादा विशाल और ज्यादा गुस्से में थी। उसके हड्डियों वाले हाथ मेरी ओर बढ़े। वह जानती थी कि मैं एक गद्दार हूं। वह उस ट्रेकर के बजाय मुझे वापस गहराइयों में ले जाना चाहती थी। मैं ट्रेकर की ओर मुड़ा और ऐसी आवाज में चिल्लाया जो हजारों टहनियों के टूटने जैसी थी, अपनी परछाई मत छोड़ना, बस भागो। ट्रेकर पीछे मुड़कर देखे बिना भागा। मैं उस पुराने प्राणी के साथ रह गया। उसने मुझे चारों ओर से घेर लिया और अपने हड्डियों वाले आलिंगन में ले लिया। उसका दबाव ऐसा था जैसे वह मेरी आत्मा को सील कर रहा हो। लेकिन मैं मुस्कुराया। मैं इस जंगल का हिस्सा था और मुझे पता था कि उसकी जीवन नसों कहाँ है। मैंने उसे मुझे निगलने दिया। मैं स्वेच्छा से उस काले कंकाल के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने अपने सीने में जमा सारी रोशनी छोड़ दी। मैं अंधकार के केंद्र में एक टाइम बम की तरह था। विस्फोट इस बार अंदर से हुआ। मैं उसके साथ खुद को नष्ट कर रहा था। जंगल की आत्मा की चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी। ट्रेकर जो चट्टान के किनारे तक पहुंच गया था, उसने मुड़कर देखा और जंगल के केंद्र को एक तारे की तरह फटते हुए देखा। एक पल में सब गायब हो गया। रोशनी, आवाज, दर्द और फिर सन्नाटा, एक वास्तविक सन्नाटा। मैं जाग गया, न अपने बिस्तर पर और न ही जंगल में। मैं एक ऐसी जगह था जो किसी भी जगह से मेल नहीं खाती थी, एक सफेद और अनंत स्थान। मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था। वह आर्यन था, वास्तविक आर्यन। उसने मुझे देखा और कहा, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। मैंने अपने हाथों की ओर देखा। वे अब काले नहीं थे, लेकिन उनमें अभी भी जली हुई लकड़ी की हल्की गंध आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब अचानक हमने महसूस किया कि इस सफेद स्थान की दीवारें कंपन कर रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाहर से कोई इस स्थान को पीट रहा हो। एक जानी पहचानी आवाज, टूटे हुए शीशों पर किसी के चलने की आवाज।
हमने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जंगल इतनी आसानी से किसी शिकार को नहीं छोड़ता। हम एक प्रतीक्षालय में थे और अगला व्यक्ति ठीक दरवाजे के पीछे था। हम दोनों, मैं और वह मेरा वह हिस्सा जो वास्तविक दुनिया में भाग गया था, उस सफेद स्थान में एक दूसरे को देख रहे थे। वहां का सन्नाटा भारी चोटों की आवाज से टूटा जो उस स्थान की काल्पनिक दीवारों पर पड़ रही थीं। हर चोट एक पुराने पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी की आवाज जैसी थी। हमें अपने पैरों के नीचे तेज झटके महसूस हुए। वास्तविक आर्यन ने डर के साथ पूछा, इसका मतलब है कि अभी खत्म नहीं हुआ? मैंने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि जंगल अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वह सफेद स्थान फटने लगा और उन दरारों के बीच से मानव बालों जैसी बारीक काली जड़ें निकलीं। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में हमने कभी जंगल नहीं छोड़ा था। वह सफेद स्थान बस एक अस्थायी भ्रम था, एक प्रकार की तूफान से पहले की शांति जिसे मेरे दिमाग ने दर्द से बचने के लिए बनाया था। दीवारें ढह गईं और हम फिर से उसी शीशों के मैदान में वापस आ गए, लेकिन इस बार शीशे टूटे हुए नहीं थे। वे पूरी तरह से साबुत और पारदर्शी थे और हर एक में हमारे संभावित भविष्य की एक तस्वीर दिखाई दे रही थी। एक शीशे में मैंने देखा कि आर्यन घर वापस आ गया है और बूढ़ा हो रहा है, लेकिन हमेशा खिड़की की ओर देख रहा है, इंतजार कर रहा है। दूसरे में मैंने देखा कि वह फिर से जंगल में वापस आ गया है, लेकिन इस बार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। जंगल अब दानव नहीं भेज रहा था। वह समझ गया था कि मैं डर और रोशनी से लड़ता हूं, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल दी। एक घनी धुंध ने हमें घेर लिया और आवाजें फिर से शुरू हो गईं। इस बार आवाजें पहले से कहीं ज्यादा कोमल थीं, मेरे दोस्तों की आवाजें, उन लोगों की आवाजें जिन्हें मैंने सालों से नहीं देखा था। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करो और हमें तुम्हारे लिए सोचने दो। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर फिर से जमीन में धंस रहे हैं, लेकिन इस बार मेरी अपनी इच्छा से। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन सालों की सारी थकान अचानक मेरे शरीर में समा गई हो। वास्तविक आर्यन एक शीशे के किनारे बैठा था, अपने शांत जीवन की तस्वीर देख रहा था। उसे आत्मसमर्पण करने का लालच दिया जा रहा था। मैं चिल्लाया कि उनकी बात मत सुनो, सब झूठ है। लेकिन मेरी आवाज कमजोर थी। जंगल हमारे बीच के बंधन को काट रहा था। अगर वास्तविक आर्यन आत्मसमर्पण कर देता, तो मैं, जो उसकी आत्मा का आधा हिस्सा था, हमेशा के लिए एक भटकती हुई परछाई बन जाता। अपनी अंतिम कोशिश के साथ मैं उसकी ओर भागा और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ के उसके हाथ से स्पर्श होते ही वास्तविक दर्द की एक चिंगारी पूरे स्थान में भर गई। दर्द ही एकमात्र चीज थी जो अभी भी वास्तविक थी। हम एक साथ एक शीशे में गिर गए। इस बार जब मैंने आंखें खोली तो हम उसी सुनसान जंगल के किनारे थे। भोर हो रही थी। धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। वास्तविक आर्यन मेरे बगल में खड़ा हाफ रहा था। हम फिर से एक हो गए थे। अब पारदर्शी होने या मेरे काले हाथों का कोई निशान नहीं था। मेरी त्वचा को फिर से खून की गर्माहट महसूस हुई। मैंने अपने पीछे देखा, जंगल वही था, खामोश और स्थिर। लेकिन मुझे पता था कि नीचे जमीन की गहराइयों में वे जड़ें अभी भी धड़क रही थीं। मैं सड़क की ओर मुड़ा। मेरे पैर भारी थे और हर कदम के साथ मुझे लगा कि मैं उन हजारों चीखों का बोझ अपने साथ ले जा रहा हूं। जब मैं अपनी कार तक पहुंचा तो मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन एक पल के लिए रुक गया।
मैंने कार की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा। मैं वापस आ गया था, लेकिन मेरी आंखें वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। मेरी पुतलियों की गहराई में गहरे हरे रंग की एक बहुत बारीक नस दिखाई दे रही थी। जंगल ने मेरी आत्मा पर अपने हस्ताक्षर छोड़ दिए थे। मैं अंदर बैठा और इंजन चालू किया। मैंने वह सुनसान रास्ता पीछे छोड़ दिया और शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन मैं जितना दूर जाता गया, मुझे लगा कि मैंने पीछे कुछ छोड़ दिया है, अपनी घड़ी नहीं, अपनी यादें नहीं, बल्कि उस जंगल की शांति का एक हिस्सा। जब मैं पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचा और नियॉन लाइटें देखी, तो मुझे लगा कि सब कुछ बहुत चमकीला और शोर भरा है। वहां के लोग खोखले रोबोटों की तरह लग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे उस चट्टान के किनारे के कितने करीब थे। मैं घर पहुंचा। सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन जब रात हुई और मैं सोना चाहता था, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सो नहीं पा रहा हूं। हर बार जब मैं आंखें बंद करता था, तो मुझे अपने पैरों के नीचे पत्तियों की चरमराहट महसूस होती थी। मैं उठा और पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं घर के पीछे के छोटे बगीचे को देख रहा था, तो मैंने देखा कि आंगन का एक साधारण पेड़ अजीब तरह से जंगल के उन पेड़ों जैसा हो गया था। उसकी टहनियां इस तरह मुड़ी हुई थीं, जैसे वे मेरे बेडरूम की खिड़की की ओर इशारा कर रही हों। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बचना केवल एक स्थान परिवर्तन था। मैं उस जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन जंगल अब मेरे दिमाग में बस गया था। मैं अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं रह सकता था। सड़क पर दिखने वाला हर पेड़ मेरे लिए एक जासूस था। हवा की हर फुसफुसाहट एक संदेश थी। लेकिन कुछ बदल गया था। अब मुझे डर नहीं लगता था। मैंने उस अंधकार के साथ एक अस्थिर शांति बना ली थी। मुझे पता था कि वे क्या चाहते हैं। वे बस सुना जाना चाहते थे। मैंने शीशे में खुद को देखा। मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरा प्रतिबिंब एक सेकंड बाद मुस्कुराया। मैं अभी भी अपने जीवन का मालिक था और इस जंगल का मामला कभी खत्म नहीं होगा। शायद किसी दिन वापस जाऊं, शिकार के रूप में नहीं, बल्कि पेड़ों की भाषा जानने वाले के रूप में। लेकिन अभी के लिए मुझे इंसानों की दुनिया में जीवित रहना सीखना था, जबकि मेरी जड़ें किसी और जगह धंसी हुई थीं। अगली सुबह मैं उठा और रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। जीवन अपनी सभी डर और रहस्यों के साथ जारी रहा। मैं अभी भी वहां था, पहले से कहीं ज्यादा सचेत और किसी भी ऐसी चीज का सामना करने के लिए तैयार जो सायों से बाहर निकले। क्योंकि अब मुझे पता था कि सबसे वास्तविक आतंक वह नहीं है जो जंगल में तुम्हारा इंतजार करता है, बल्कि वह है जिसे तुम अपने साथ घर ले जाते हो और जो हर रात तुम्हारी ओर मुस्कुराता है। मैं आर्यन हूं और यह एक नए साहसिक कार्य की बस शुरुआत है, क्योंकि मैं इस रास्ते से कभी वापस नहीं मुड़ता।